स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आपको एटमॉस्फेयर समझ आ रहा होगा अभी तक। खैर, मेरा नाम है बिस्मा असगर। मैं आपको पढ़ा रही हूँ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में ये एटमॉस्फेयर का टॉपिक, जो कि अब हमारा चैप्टर एंड की तरफ है। एक कॉन्सेप्ट हमने और पढ़ना है विच इज अबाउट इंसिनरेशन, कि वो क्या होता है, और साथ ही साथ हमारी बुक में जो टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चंस गिवन है हमने उसको सॉल्व करना है। ये सारी की सारी बातें हम यहाँ नहीं करेंगे, चलते हैं लेक्चर की तरफ और इनको डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने लगे हैं कि इंसिनरेशन क्या चीज़ होती है। इंसिनरेशन के बारे में आपने गौर से बातें सुननी है क्योंकि ये पॉल्यूटेंट से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं इंसिनरेशन क्या होती है। उसके लिए हमें डेफिनेशन का पता होना क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी है, वो क्या है? वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस। ठीक है, आपके एनवायरनमेंट में कोई भी वेस्ट जो प्रेजेंट है, जिसको आपको पता है, जिसको हम कहते हैं ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गार्बेज इकट्ठा हुआ होता है या कोई भी और वेस्ट जहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसको ट्रीट करना है क्योंकि उसकी जब डिकम्पोजिशन होनी है ना, कोई भी डिके होना है, तो उसमें से आपके पॉल्यूटेंट्स निकलेंगे। ठीक है, अब उस वेस्ट को वहाँ से ख़त्म भी तो करना है ना। मैंने आपको पहले भी बताया कि वेस्ट अगर इकट्ठा इतना ज़्यादा होता जाएगा तो अर्थ पे रहने की जगह ख़त्म हो जाएगी। इसलिए वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस है कि उस वेस्ट को ख़त्म करना है। किस तरह से ख़त्म करना है? दैट इन्वॉल्व्स बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट। उस वेस्ट को बर्न करना है, जलाना है उसको। ठीक है, लेकिन जलाना किसी आम से, मतलब थोड़े टेम्परेचर पे नहीं है। जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़रूरी है, एट 650 डिग्री सेल्सियस टू 1100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इंसिनरेशन बेसिकली क्या चीज़ है? इंसिनरेशन हमारे पास वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। वेस्ट को ख़त्म करना, बर्न करना, वो जल जाएगा, वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से अब आपके पास जो सॉलिड वेस्ट पड़ा था वो ख़त्म हो गया लैंड पे जगह ही जगह। ठीक है, क्योंकि सॉलिड वेस्ट तो हो गया ख़त्म, जो चीज़ रह गई है वो गैसेस हैं, वो एवेपोरेट कर जाएंगी, वो एयर में चली जाएंगी, इन्वायरमेंट में चली जाएंगी। ठीक है, पहली बात इंपॉर्टेंट ये आती है कि हमारे पास कितना हद तक वेस्ट रिड्यूस हो जाता है इस प्रोसेस के थ्रू। तो आपने याद रखना है कि वो जो वेस्ट आपके पास सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट है ना ऑलरेडी, वो ख़त्म हो जाएगा 80 से 85% तक। ठीक है, जितना वेस्ट पड़ा हुआ है वो 80 से 85% तक खत्म हो जाएगा। पीछे कोई 10, 15 या 20% रह जाएगा वेस्ट का, जो सॉलिड होगा, जो नज़र आ रहा होगा, बाकी सारा गैसेस में कन्वर्ट हो चुका होगा। ठीक है, ये बातें ज़रूरी हैं, एमसीक्यूज में पूछी जाती है। इंसिनरेशन की डेफिनेशन और साथ ही साथ इंसिनरेशन क्या हेल्प आउट किस चीज़ में करती है कि ये आपके पास सॉलिड वेस्ट को ख़त्म कर देती है। अब हम बात करते हैं कि इसने अगर 80 to 85% वेस्ट ख़त्म किया है तो उसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया है। स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है कि इसने इस वेस्ट को ख़त्म करके जिन चीज़ों में कन्वर्ट किया है वो है आपके पास एशेस। ठीक है, जाहिर सी बात है, किसी चीज़ को जलाएंगे राख तो बनेगी। ठीक है, सबसे पहले हो गए एशेस, उसके बाद है फ्लू गैसेस और हीट। जहाँ पे आप किसी चीज़ की बर्निंग कर रहे हैं वहाँ पे एशेस भी होंगी, राख, और हीट भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जल रही हैं चीज़ें। लेकिन अब ये फ्लू गैसेस क्या चीज़ होती हैं? जब भी किसी चीज़ को बर्न करने की वजह से, उसको जलाने की वजह से जो गैसेस निकलती हैं ना, जो वेपोरेट हो रही हैं, जो हवा में जा रही हैं, ये सारी की सारी गैसेस कहलाती हैं फ्लू गैसेस। आपने कोई भी चीज़ बर्न की, बर्न करने के बाद हीट प्रोड्यूस हुई, आपको पता है। आपके उस चीज़ को बर्न करने की वजह से राख वहाँ बन जाएगी, ये भी आपको पता है। लेकिन क्या होता है कि वो जो गैसेस निकल रही होती हैं, वो गैसेस भी आपको पता है, उनको कहते हैं क्या, उनका नाम क्या है? वो है फ्लू गैसेस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब आप और तो सोच रहे हैं आप और मैं कि इंसिनरेशन, इसका मतलब है कि बहुत अच्छा प्रोसेस है क्योंकि वेस्ट बहुत ज़्यादा इसमें ख़त्म हो रहा है। ठीक है, वेस्ट रिमूव हो रहा है, लैंड खाली हो रही है, लैंड पे इकट्ठा होके वो स्मेल नहीं कॉज कर रहा, वो किसी और तरह से नुकसान नहीं पहुंचा रहा। लेकिन ये स्टोरी भी इतनी सिंपल नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि अब वहाँ पे जो बर्निंग का प्रोसेस हुआ है वो वहाँ पे वैसे ही हुआ, आपने जैसे चाहा वैसे सब कुछ गया। यहाँ पे जो मसला आ जाता है वो ये आता है कि आपके ये जो फ्लू गैसेस है ना स्टूडेंट्स, ये वाला कॉन्सेप्ट, इन फ्लू गैसेस में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हार्मफुल हैं। तो इंसिनरेशन के प्रोसेस के बारे में अगर डिसएडवांटेजेस पूछे जाए कि ठीक है, सॉलिड वेस्ट की ट्रीटमेंट है, उसको ख़त्म करने का तरीका है, लेकिन इसका नुकसान क्या है? तो इसका नुकसान ये है कि स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये वाली गैसेस मौजूद हैं, जिसको अभी ज़रा बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास है डाइऑक्सिन्स। ठीक है, फिर आपके पास है फ्यूरेंस। फ्यूरेंस के बारे में हमने अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता दूं, ये एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। देन देयर इज सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये मैं आगे जितने नाम लेने लगी हूँ ये सब आपको ऑलरेडी पता है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर कौन सा था? मैंने आप सबको पढ़ाया, ये आपके पास कार्बन ब्लैक है। ठीक है, कार्बन ब्लैक ये कब प्रोड्यूस होता है? बर्निंग का प्रोसेस हो रहा है ना, तो जब भी बर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट प्रोसेस हुआ है या ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड थी, तो आपके पास कार्बन ब्लैक भी प्रोड्यूस होगा।
अब गौर करने वाली बात यह है कि बेशक वो सॉलिड वेस्ट 80 to 85% आपके एनवायरनमेंट से कम हो रहा है, लेकिन नुकसान ये हो रहा है कि ये सारी की सारी गैसेस आपके एनवायरनमेंट में जा रही हैं। और ये सारी की सारी चीजें क्या है स्टूडेंट्स? ये पॉल्यूटेंट्स है। हम सब ने पढ़ा है, ये देख लें आपके पास ये पॉल्यूटेंट्स हैं। ये दो नए नाम है ना, डाइऑक्सिन्स और फ्यूरेंस को आप याद कर लें, बाकी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पार्टिकुलेट मैटर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब आपको समझ में आया कि वो जो आपका एसिड रेन में HCl प्रेजेंट था वो कहाँ से आया है। ठीक है, इसी तरह से आपके ये पॉल्यूटेंट्स बन रहे होते हैं, कोई ना कोई प्राइमरी सोर्स होता है, और इधर से चीजें निकल के, गैसेस निकल के आपके एटमॉस्फेयर का, आपके इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाते हैं। और इन्वायरमेंट और एटमॉस्फेयर का अभी मैं नाम इकट्ठा ले रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रही हूँ कि ये दोनों चीजें सेम है। मैंने आपको इनका डिफरेंस पढ़ाया है, इससे डिफरेंस को बिल्कुल नहीं भूलना। ये आपके इन्वायरमेंट का पार्ट बन जाएंगे, और इन्वायरमेंट का पार्ट बनने की वजह से स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपको पता है कि आपके इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन हो जाएगी। एयर पोल्यूशन हम सबके लिए डेंजरस है। एयर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या मसले मसाइल होते हैं? एयर पोल्यूशन की वजह से आपके प्लांट्स डिस्ट्रॉय होते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ स्टंट हो जाती है। स्टंट का मतलब है सही तरह वो ग्रो नहीं कर पाते, उनके पत्ते ग्रीन नहीं होते। एनिमल्स का अफेक्ट होता है, एनिमल्स में आपके पास एनिमल्स की डेथ कॉजिंग तक जाता है। हमने पॉल्यूटेंट्स में जितनी बातें की हैं ये सारी की सारी मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। इसके अलावा इंसानों में क्या सफोकेशन होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होंगे, एजमा का मसला बढ़ जाएगा। ये सारे के सारे इश्यूज हो जाते हैं इन्हीं मसलों की वजह से। तो इसीलिए आपको बताया गया पॉल्यूटेंट्स के बारे में कि इनके क्या क्या आपका इन्वायरमेंट में ये आते कहाँ से हैं, सोर्सेज क्या हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी बताया गया कि इनके रिमूवल के तरीके क्या हैं। चैप्टर हमारा अब एंड पे ही है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें हम एटमॉस्फेयर को पढ़ रहे हैं ना। एटमॉस्फेयर वाला टॉपिक अभी हमारा एंड पे है। अभी हमने इस टॉपिक में बस क्वेश्चंस हैं जो कुछ सॉल्व करने हैं, जो मैंने आपको बताने हैं कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से होते हैं, वो कुछ लेक्चर तक जाएंगे। लेकिन अभी इस लेक्चर में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम ये करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देख लेंगे कि जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। अब ये जो MCQs मैं आपको कराऊंगी ये पूरे चैप्टर में से होंगे, हर कॉन्सेप्ट में से होंगे। तो हम अब चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम हमारी बुक में गिवन टेस्ट योरसेल्फ को सॉल्व करने लगे। सबसे पहले हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ 14.3 है एंड देन 14.4 है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं हैं और कॉन्सेप्ट्स बहुत डिटेल में पढ़ाए जा चुके हैं, इसलिए मैंने इनको मर्ज कर दिया है कि इकट्ठा आपको पढ़ा दूं। इस तरह से क्या होगा कि कॉन्सेप्ट भी आपके पास चला जाएगा कि पेपर में लिखना कैसे है, और उसके साथ साथ ये क्वेश्चंस हम कवर भी कर लेंगे। तो अब हम करने लगे जो टेस्ट योरसेल्फ, वो हमारी बुक का ही है। एज वी ऑल नो कि हमेशा हम मोस्टली क्वेश्चंस बुक के ही सॉल्व करते हैं। सिर्फ ये आपके पास ये वाला चैप्टर था जिसमें मैंने आपको एक्स्ट्रा MCQ सॉल्व करवाई, क्योंकि पेपर में बहुत सारी स्टेटमेंट्स चेंज होकर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ इज एसिड रेन प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एसिड रेन किस तरह से प्रोड्यूस होती है इसके बारे में क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आप सबने याद रखना है कि एसिड रेन तब प्रोड्यूस होती है जब आपके पास जो पॉल्यूटेंट्स ऑलरेडी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है ना, ये पॉल्यूटेंट स्टूडेंट्स रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ। आपके पास एज अ रिजल्ट बहुत सारे एसिड्स बन जाएंगे, जिन एसिड्स में मैंने आपको बताया था कि H2SO4 की फॉर्मेशन है, नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन है, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यहाँ होता है। ठीक है, बहुत सारे एसिड्स की फॉर्मेशन होती है। नाइट्रस एसिड भी हमने देखा था, नाइट्रिक एसिड भी देख लिया, और साथ ही साथ हमने कार्बोनिक एसिड भी देखा था। ठीक है, ये सारे के सारे एसिड्स की रिएक्शंस लिख के मैं दोबारा से नहीं बता रही क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं, लेकिन आपसे जो पेपर में क्वेश्चन आए तो कोशिश करें रिएक्शंस भी लिखें, इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि एसिड रेन किस चीज़ से बनती है, कौन से पॉल्यूटेंट से बनती है, तो याद रखना है कि ये जिन पॉल्यूटेंट से बनती है उनको कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो, और प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स में आपके पास ऑक्साइड्स होते हैं, या तो कार्बन के ऑक्साइड्स होंगे या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होंगे। ठीक हो गया, इस तरह से हमारे पास सल्फर के ऑक्साइड्स भी होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स ये हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, और ये जो हमारे पास एसिड्स बन गए ये सारे के सारे हैं आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, यूं करके आपके पास एसिड रेन बन जाती है विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ लॉट ऑफ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताया गया। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एसिड रेन या हाउ इज एसिड रेन प्रोड्यूस, ये जो हमारा हम अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो डेफिनेशन सबसे पहले लिखें कि एसिड रेन मीन्स प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एसिड्स इन रेन वाटर। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रेजेंस ऑफ excessive acids in rain water is called acid rain। ठीक हो गया,
समझ में आ गई ये बात कि एसिड रेन उसको क्यों कहते हैं। इस तरह से हमारे पास ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एसिड रेन बहुत सारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स का मिक्सचर है, इस वजह से कभी भी इसका जब आप जिक्र करें पेपर में इनकम्प्लीट जिक्र नहीं करना, पूरा बताएं कि कौन से प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और आपके पास एसिड रेन प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स ये है कि व्हाई डज एसिड रेन डैमेज बिल्डिंग्स। वाई डज इट डैमेज बिल्डिंग्स? क्योंकि स्टूडेंट्स बिल्डिंग्स में हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है। कैल्शियम कार्बोनेट आपके पास स्टूडेंट्स मार्बल में है, लाइमस्टोन में है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है कि रिएक्ट कर जाता है इन एसिड्स के साथ। ठीक है, ये एसिड इनके साथ रिएक्ट कर जाते हैं, एक ही बात है। ठीक है, रिएक्ट्स विद एसिड्स प्रेजेंट इन एसिड रेन। ठीक है, ये सब रिएक्ट करते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि आपके पास बिल्डिंग्स जो हैं वो डल हो जाती हैं और इरोड कर जाती हैं, इरोजन हो जाती हैं, इरोड कर जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास दो इफेक्ट्स निकलते हैं क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हो जाता है, नया प्रोडक्ट बन जाता है, जाहिर सी बात है फिर वो पूरी की पूरी बिल्डिंग्स को तबाह कर देता है। इस तरह से आपके पास ये वाला क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास है हाउ इज एक्वेटिक लाइफ अफेक्टेड बाय एसिड रेन। एक्वेटिक लाइफ किस तरह से अफेक्ट होती है? देखिए, एक्वेटिक लाइफ इस तरह से अफेक्ट होती है कि सबसे पहले तो आपके पास लीचिंग ऑफ मेटल्स होगा, जो मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया कि लीचिंग ऑफ मेटल्स क्या होता है। ठीक है, लीचिंग ऑफ मेटल्स का जिक्र करना है, किन मेटल्स का जिक्र करना है? आपने जिक्र करना है हैवी मेटल्स का। हैवी मेटल्स में आपको बता चुकी हूँ कि ऐसे मेटल्स होते हैं कि जो वाकई डेंसिटी जिनकी ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और इस वजह से क्या होता है कि आपके पास वो उनका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इनमें कौन कौन से मेटल्स आ जाते हैं? हैवी मेटल्स में स्टूडेंट्स आपके पास एल्यूमिनियम आ जाता है, Hg जिसको मरकरी कहते हैं ये आ जाता है, Pb जिसको लेड कहते हैं, Cr क्रोमियम है आपके पास, और इसके अलावा आप एक्सेट्रा में अगर कोई पूछे कि कौन से मेटल्स होते हैं तो सबने याद रखने ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जो कि हम हैवी मेटल्स कंसिडर करते हैं क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, इनकी लीचिंग हो जाती है और ये मेटल्स चले जाते हैं रिवर्स और लेक्स में। कहाँ चले जाएंगे? रिवर्स एंड लेक्स में। ठीक हो गया। इसके बाद क्या होगा कि आपके जो मेटल्स की कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी पानी के अंदर, और वहाँ पे एल्यूमिनियम स्पेशली क्या करता है कि क्लॉग कर देता है फिश गिल्स को। एल्यूमिनियम क्लॉग्स द गिल्स ऑफ द फिश। ठीक है, फिश गिल्स लिख दें, फिश गिल्स ऑफ द फिश लिखते हैं, एक ही बात है, फिश गिल्स। ठीक हो गया, ये इस तरह से उसकी क्लॉगिंग हो जाती है। अब क्लॉगिंग की वजह से क्या होगा? सफोकेशन होगी, सांस लेने में, रेस्पायर करने में मसला होगा और इस तरह फिशेस की डेथ हो जाती है। तो एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, ये बात आप सबने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स, आपके पास है व्हाई आर प्लांट्स डाइंग डे बाय डे कमेंट। ठीक है, प्लांट्स आर डाइंग डे बाय डे, ये बात वो कर रहे हैं, लेकिन क्यों डाई करें प्लांट्स, क्यों मतलब कि उनकी डेथ हो रही है, उसकी रीज़न पूछी गई है। तो डेथ क्यों हो रही है? सबसे पहली बात तो ये है, आपने लिख देना है कि एसिड रेन की वजह से डेथ हो रही है। ठीक है, अब बात ये आती है, ठीक है, तो प्लांट्स को किस तरह से डैमेज करती है ये एसिड रेन? ये इस तरह से डैमेज करती है स्टूडेंट्स के ये आपके जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ को सबसे पहले तो हैम्पर करती है, ग्रोथ को अफेक्ट करेगी। ठीक है, ग्रोथ को अफेक्ट करने के अलावा स्टूडेंट्स ये क्या करती है कि जो प्लांट्स की कैपेबिलिटी है टू बियर कोल्ड एंड डिजीजेस, दिस कैपेबिलिटी इज रिड्यूस्ड, कैपेबिलिटी इज रिड्यूस्ड। मैं सिर्फ पॉइंटर्स बना रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि पेपर में किस तरह से लिखना है। आप अगर गौर से सुनते जाएंगे सारी बातें खुद ही आपको समझ आ जाएंगी और पता लग जाएगा कि पेपर में किस तरह से कौन सी चीज़ प्रेजेंट करनी है। ठीक है, ये होता है। और अल्टीमेटली क्या होता है स्टूडेंट्स? प्लांट्स डाई। अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली प्लांट्स विल डाई। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रोथ ही हैम्पर हो गई ना, ग्रोथ रुक गई है, ग्रोथ में रुकावट आ गई, अल्टीमेटली प्लांट्स डाई। तो इस वजह से आपने याद रखना है कि रीज़न बताएं, रीज़न बताने के बाद ये बताएं कि एसिड रेन का इफेक्ट क्या हो रहा है, और उसके बाद आपने फिर बताना है कि रिजल्ट क्या निकलता है कि प्लांट्स की डेथ हो जाती है क्योंकि लीव्स ड्राई हो गए, लीव्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पा रहे। ये सारी की सारी चीज़ें आपने इसके साथ बतानी है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ की तरफ। नेक्स्ट टेस्ट योर सेल्फ के लिए मैं स्क्रीन कर लेती हूँ क्लियर। हम चलेंगे नेक्स्ट की तरफ, और नेक्स्ट में अब हम स्टूडेंट्स क्या करने लगे हैं, जो हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ है ना,
14.4 इसको डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। टेस्ट योर सेल्फ 14.4। टेस्ट योर सेल्फ वैसे इंटरेस्टिंग नेम है। क्या होता है कि आप अपने आप को टेस्ट कर रहे होते हैं ना कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन जिसकी तरफ हम चलेंगे वो है स्टूडेंट्स, जस्टिफाई ओजोन इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन काइंड। आपने इस बात को जस्टिफाई करना है और ये क्वेश्चन पेपर में भी बहुत दफ़ा आएगा, MCQs में भी आएगा, उसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में भी ओजोन के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए इसको बार बार रिवाइज करें। कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं। अब आपने जस्टिफाई करना है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको ये जो ओजोन है ये यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। कौन सी रेज है ये? अल्ट्रा वायलेट रेज। फुल फॉर्म अगर देखें ना, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से क्योंकि आपको ओजोन प्रोटेक्ट करती है, इस वजह से हम कहते हैं कि ये इट इज़ गुड। अब किस बात से ये इफेक्ट कर रही है स्टूडेंट्स, याद रखना है यूवी रेज आपके पास स्किन कैंसर कॉज करते हैं, स्किन कैंसर कॉज कर देते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि दे आर प्रोटेक्टिंग अस, ओजोन इज़ प्रोटेक्टिंग अस। तो बेसिकली होता क्या है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक नेचुरल सन ब्लॉक की तरह एक्ट कर रहा है अर्थ के अराउंड। ये सन की जो रेज़ हैं, यूवी रेज़ जो कि डेंजरस हैं, उनसे प्रोटेक्शन दे देता है और इस तरह आपके पास आप प्रोटेक्टेड रहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपने याद रखना है कि ओजोन के क्या क्या फ़ायदे हैं। ह्यूमन के लिए ये बहुत बेनिफिशियल साबित होता है और इस तरह से इसका जो यूज़ है ये बहुत कॉमन है, पेपर में पूछा जाएगा, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज़ वाई इज ओजोन डिप्लीटिंग इन एटमॉस्फेयर। वाई इज ओजोन डिप्लीटिंग, बार बार क्वेश्चन आएगा, याद रख लेना है स्टूडेंट, CFCs की वजह से ये नुकसान हो रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या चीज़ होते हैं? रेफ्रिजरेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं ACs मतलब एयर कंडीशनर में और रेफ्रिजरेटर्स में। ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये करते हैं कि आपके पास कार्बन क्लोरीन बॉन्ड टूट जाता है, इनके अंदर जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है ना वो ब्रेक डाउन कर जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन रेडिकल में, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद होंगी, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाई थी। क्या होगा, ये कब होगा रिएक्शन? ये यूवी रेज के पड़ने की वजह से होगा। ये आपके पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन मौजूद है, इसके ऊपर यूवी रेज ने किया है रिएक्ट और इसके बाद क्या प्रोड्यूस कर दिया है, एक और तरह का क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन उसके अंदर से पहले 3 क्लोरीन थे, अब एक निकल जाएगा और वो रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये क्लोरीन ओजोन पे जाके रिएक्ट करेगा और ओजोन पे किस तरह से रिएक्ट करेगा कि ओजोन की लेयर को कन्वर्ट कर देगा ऑक्सीजन गैस में और साथ एक जो ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगी वो उसके साथ जाके अटैच हो जाएगी। अभी भी ये रेडिकल है और ये स्टेबल रेडिकल नहीं है, इसलिए ये रेडिकल आपके पास यहाँ पे OCl में ये वाला जो रेडिकल है ये अभी भी टूटेगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजन में और क्लोरीन में। ये दोनों भी रेडिकल्स हैं, ठीक है। गौर से सुनने वाली बातें हैं, रिपीट कर रही हूँ, वैसे मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाई है लेकिन आपको यहाँ लिख के दे रही हूँ ताकि पता हो कि पेपर में कौन कौन सी चीज़ें लिखनी हैं। ये है आपके पास ओजोन रेडिकल, ये है और ये हैं दोनों आपके पास स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के रेडिकल्स और इनके रिएक्शन की वजह से क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन गैस। अब ऑक्सीजन गैस तो यूज़फुल है, ऑक्सीजन गैस तो चले हार्मफुल नहीं है, लेकिन ओजोन तो ख़त्म हो गई ना। आपको प्रोटेक्शन जिसने देनी है यूवी रेज से वो तो थी ओजोन, आपको यूवी रेज से जिसने प्रोटेक्शन देनी थी वो थी ओजोन, ओजोन तो हो गई ख़त्म। ओजोन ख़त्म हो गई है, इस वजह से क्या हुआ है कि आपके पास अब ये वाला नुकसान हो गया, विच इज़ कि आपके पास ओजोन होल बन जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, इसलिए रिपीट कर रही हूँ बार बार कि आपको समझ आ जाए, आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन होल। देखें वही क्वेश्चन आ गया ना दोबारा। इसी तरह से चीज़ें सेम होती हैं, पूछी बहुत तरह से जाती हैं, ठीक है। अब आपने जब इसकी ओजोन होल की डेफिनेशन लिखनी है ना स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में मैं आपको लिख के दे रही हूँ, जैसे एज इट इज़ लिखनी है आपने, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। आपने लिखना है द रीजन in which ozone layer is depleted is called ozone hole, ठीक है। इसको कहते हैं ओजोन होल। ओजोन होल क्या चीज़ हुई, बेसिकली वहाँ से ओजोन की हो गई है डिप्लीशन। और आपने ओजोन होल की जब बात करनी है ना स्टूडेंट, इंटरेस्टिंग बात है स्टूडेंट्स, आपने ना इधर एंटार्क्टिका और आर्कटिक का जिक्र लाजमी करना है, ठीक है। कि 1980s में एंटार्क्टिका पे देखा गया, ठीक है। 1980s का मतलब होता है कि 1980 से लेके 1990 तक जो 10 साल थे उनके दरमियान ये पता चला। और आर्कटिक पे कब देखा गया, आर्कटिक पे स्टूडेंट्स देखा गया आपके पास ये 19
90s में, ठीक है। आपको मैंने ये डेट्स ऑलरेडी बताई हैं, लेकिन क्वेश्चन आपका इस तरह से कंप्लीट होगा। समझ लग गई ये बात, ठीक है। आपने ये डेफिनेशन लाजमी लिखनी है और इसको लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ 14.4 का लास्ट क्वेश्चन है। दैट इज वेयर इज द ओजोन लेयर फाउंड। तो ओजोन लेयर कहाँ मिलती है? ओजोन लेयर स्टूडेंट्स आपको मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। पहली बात तो ये है, मेरा टी देखें स्टूडेंट्स, स्ट्रेटोस्फेयर में हमें मिलेगी ओजोन लेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर में ये जो ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है, अब यहाँ तक ये लिमिटेड नहीं है, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल ऑफ द एटमॉस्फेयर। लेकिन ओजोन सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रेजेंट होगी? ये सबसे ज़्यादा स्ट्रेटोस्फेयर में। स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, स्ट्रेटोस्फेयर में इसकी मेजॉरिटी अमाउंट प्रेजेंट है, लेकिन इसके अलावा पूरी एटमॉस्फेयर में भी ये प्रेजेंट होता है। लेकिन आपने याद रखना है कि अर्थ से कितना दूर प्रेजेंट है? अर्थ से स्टूडेंट्स सबने याद रखना है 25 से 30 किलोमीटर्स तक, ठीक है। 25 to 30 किलोमीटर्स ये अर्थ से दूर प्रेजेंट है, अर्थ सरफेस से ऊपर इसका मतलब है प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। एमसीक्यूज भी मैंने सॉल्व करा दिए, सारी चीज़ें सॉल्व करा दी। इसके बाद वाले लेक्चर्स में हमने हमारी बुक के ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। लेकिन अभी तक आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा रिवाइज करें एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से पहले, ताकि आपको पता हो कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। इसके बाद बस हमने यही देखना है कि हमने पेपर में इन चीज़ों को किस तरह लिखना है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं इंसिनरेशन से रिलेटेड, और कैसे आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं ना मैंने, कि वो कैसे आपने पेपर में लिखने हैं, ये सारी की सारी बातें ज़रूरी हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले हमेशा की तरह मैं यही कहूँगी, इनकी दोबारा प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी 2 से 3 दफ़ा अगर आप इनको रिवाइज़ कर लेंगे तो ये जल्दी कॉन्सेप्ट भूलेंगे नहीं। आप इनकी प्रैक्टिस करें, सारे क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करें, इंसिनरेशन का टॉपिक और जो गैसेज मैंने बताई हैं उनको भी दोबारा याद रख लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।